क्या दोस्तों आप भी शिक्षा शास्त्र में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो उस वीडियो की स्किप मत करना। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसका उत्तर अपने शब्दों में आपको देना है, वो तरीका आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर ये है और अगर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है तो पिछले 5 सालों का जो मॉडल पेपर है उसे उठा के बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पूरा का पूरा नंबर आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, अच्छे से पूरा पेपर आप हल कर कर आएंगे। शुरुआत करते हैं इस प्रीवियस पेपर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इन्हें निर्देश को पढ़ सकते हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना जो है वो क्या है, तो उसमें रिक्टर स्केल है, न्यूटन स्केल है, पास्कल स्केल है या फिर एसआई स्केल है। तो जवाब इसमें हो जाएगा रिक्टर स्केल, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, तनाव, चिंता, इनमें से सभी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की लक्षण है? तो लक्षण इसमें है आपका स्वमूल्यांकन की योग्यता, आत्मविश्वास, समायोजनशीलता, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि छात्रों पर अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड होता है? अगर छात्र पर अर्थदंड लगाया जाता है तो कौन सा दंड होगा? शारीरिक दंड होगा, आर्थिक दंड होगा, सामाजिक दंड होगा? तो इसमें आपका जो दूसरा वाला है आर्थिक दंड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? तो प्यास जो है किस प्रकार का प्रेरक है? ये व्यक्तिगत है, सामाजिक है, जन्मजात है, अर्जित है? तो प्यास जो होती है जन्मजात होती है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं। 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं जो आपका अति उत्तरीय क्वेश्चन आता है उसको, और उससे पहले निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको 2 से 6 वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले निश्चित उत्तरीय प्रश्न आइए कवर करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे अति उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 1 अंक आपको मिलेगा। एक लाइन में इसकी उत्तर देना है क्योंकि ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है, क्योंकि उसका उत्तर निश्चित होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर आप लिखेंगे, जैसे कि महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो आप इसमें लिखेंगे महिला समाख्या कार्यक्रम 1988 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे है, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उसमें आप लिखेंगे सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक ओल्फ गैंग कोहलर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ओल्फ गैंग कोहलर। तो कोहलर का नाम ध्यान रखेंगे, कोहलर का नाम इसी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कोहलर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है यहाँ पे कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का संबंध किस प्रकार के परीक्षण से है? तो यहाँ पे जवाब होगा ये प्रक्षेपी जो है परीक्षण होता है, यानी प्रोजेक्टिव जो है परीक्षण होता है। तो प्रोजेक्टिव आप ध्यान रखेंगे, प्रक्षेपी परीक्षण जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कि मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लाइन में उत्तर आपको देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट इनका उत्तर देखते हैं सरल आसान शब्दों में। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो से टैगोर से क्या तात्पर्य है? रविन्द्रनाथ टैगोर का तात्पर्य था कि शिक्षा प्रकृति के वातावरण स्वतंत्र अनुभव के माध्यम से दी जाती है ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो। यानी प्रकृति को लौटो का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो प्रकृतिवादियों में हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें प्रकृति के बारे में जानकारी मिलेगी, प्रकृति से जुड़ाव होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो आप इसमें लिखेंगे
पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संरक्षण की भावना और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करती है। आगे यहाँ पे इसका उद्देश्य प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना होता है। यानी जो इन्वायरमेंट शिक्षा आपको दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं इसमें। आपदा एक आकस्मिक घटना है जिसमें जन धन की हानि होती है और सामान्य जीवन बाधित हो जाता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे शिक्षा में क्या अवरोधन, मतलब अवरोधन का रुकावट होता है, किस प्रकार से अवरोधन आ सकता है, बाधा आ सकती है, इसमें लिखेंगे अवरोधन का अर्थ पहले सीखी गई बात को नई सीखने की प्रक्रिया। जैसे मतलब आपने पहले कोई बात सीख ली है, फिर जब कोई बात आप नया सीखोगे तो उसमें कोई न कोई बाधा जरूर उत्पन्न होगा, ठीक है। या फिर आप नई सीखी बात को पुरानी सीखी बात पर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत ही सिंपल कह रहा है कि आपने पहले ही बात कोई सीखा है, ठीक है, बाद में जब कोई नया चीज़ आप सीखने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ अवरोधन जरूर होगा, कुछ न कुछ समस्या जरूर होगा। तो यहाँ पे जो अवरोधन, जो रुकावट हो रही है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल और आप दे सकते हो उसमें, जैसे मान लो कि पहले अपने विद्यालय में आपने किताब से पढ़ा, फिर नोट से पढ़ा, फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक से पढ़ा, तो जो पुरानी चीज़ें थी, जब आप नई चीज़ पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या जरूर सामने आती हैं। तो वही बात आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाले 4 बाधाएं लिखे, तो 4 बाधाएं लिख सकते हैं। गरीबी बाधा है, सामाजिक कुरीतियां यानी बुराइयां बाधा है, अशिक्षा जरूरत की कमी बाधा है, बाल विवाह। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 पॉइंट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ले देंगे तो पूरा अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है वो है सामान्य बुद्धि, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, जिसे हमें जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको यहाँ पे 6 अंक प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तकरीबन 1 पेज में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर आपके यहाँ से मिलेगा। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का जो है वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, 6 पॉइंट आप लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे बयां करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे कि पहला है मानसिक रोगों की रोकथाम करना, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उद्देश्य होता है वो मानसिक रोगों को रोकथाम के लिए होता है। दूसरा, व्यक्तित्व को संतुलित विकास के लिए होता है। तीसरा, समायोजन क्षमता के विकास के लिए होता है। नेक्स्ट है मानसिक समस्याओं को पहचानना और उपचार करना होता है। और तनाव एवं संघर्ष को निपटाने की क्षमता को विकसित करना होता है। और सुखी एवं संतुलित जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने शब्दों में बयां करके। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य किसके बारे में लिखेंगे। अगर आपका मानसिक स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ आप हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला, आत्मविश्वास और आत्मसंतोष उत्पन्न करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, भावनात्मक संतुलन होता है आपके अंदर। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन की क्षमता बढ़ती है, यानी समाज में एडजस्टमेंट आप कर पाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता, आप सही डिसीजन ले पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है। अगला है वास्तविकता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित हो जाती है कि वास्तविक क्या है, सच्चाई क्या है। नेक्स्ट एक कर्तव्यनिष्ठ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया आपका हो जाता है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू होगा, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रभाव के नियम के अनुसार जब किसी कार्य के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि परिणाम दुखद होता है तो दोहराने की संभावना कम हो जाती है। सिंपल सी बात यही है कि अगर आप जो है कोई काम कर रहे हैं, उसमें अच्छा परिणाम मिलता है तो आप दोबारा उस काम को करना चाहोगे या फिर आगे भी करना चाहोगे। लेकिन अगर परिणाम दुखद है, घटिया परिणाम आया है, तो शायद कोई दोबारा आगे करना चाहेगा। यही प्रभाव का नियम है। यह सिद्धांत जो है इसमें लिखेंगे थॉर्नडाइक ने जो है इसमें दिया है, प्रतिपादन किया है। उदाहरण के तौर पे विद्यार्थी के अच्छे अंक मिलने पर वह अधिक और अध्ययन करने की प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कैसे इसके बारे में लिखेंगे? जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थी को जनसंख्या वृद्धि, उनके कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय के बारे में जागरूक बनाती है। इसका उद्देश्य परिवार के नियोजन, स्वास्थ्य जीवन, संसाधनों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता को विकसित करना होता है। यानी जनसंख्या के बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है, जनसंख्या वृद्धि से लेकर उसके रोकने के उपाय तक, सब कुछ जो है जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लिखेंगे बुनियादी शिक्षा होना चाहिए, गांधी जी ऐसा मानते थे। इन्हें नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। श्रम एवं कारीगर जो है उसका महत्व होना चाहिए। जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे भविष्य में कोई न कोई आपको रोजगार जरूर मिलना चाहिए। अगला है आत्मनिर्भरता पर बल, और नेक्स्ट है शिक्षा के संबंध को जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं गांधी जी ने शिक्षा पे ऊपर क्या विचार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण के किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे, और पहला यहाँ पे है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या है कि कारखानों से निकलने वाले रसायन और विषैले पदार्थ नदियों में मिलकर जो है जल को दूषित कर देते हैं। ये प्रकार पहला हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है घरेलू एवं सीवेज के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे घर का गंदा पानी, कचरा, मल जल स्रोत जो है मिलकर जल के गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। यानी जो गंदी नालियाँ होती हैं वो जाके शुद्ध वाले पानी में नहीं नदी वगैरह मिल जाती है, जिससे नदी जो है दूषित हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो जो मठ व्यवस्था होता था वो किस में होता था? वैदिक शिक्षा में होता था, या फिर जो है मुस्लिम शिक्षा में होता था, या फिर जैन शिक्षा में, या फिर बौद्ध शिक्षा में। तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें? मठ व्यवस्था जो है बौद्ध शिक्षा में होता था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, या फिर ब्रिटिश काल से। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका मुस्लिम काल से। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, यही इसका मूल उद्देश्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन कौन से हैं। तो अनुकरण है, प्रतियोगिता है, प्रशंसा एवं निंदा है, उपरोक्त सभी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानसिक अस्वस्थता का लक्षण क्या है। तो इसमें आपका लक्षण हो जाएगा असमयोजित एवं सामान्य व्यवहार करना तथा जीवन से असंतुष्ट रहना, यही आपका मानसिक अस्वस्थ का लक्षण हो जाएगा। पहला वाला ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है। तो एक बार फटाफट इन्हें देख लेते हैं। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इनका उत्तर सिंपल सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय स्कूल की सहायता अनुदान प्रणाली यानी ग्रांट इन एड सिस्टम का विचार किस आयोग ने दिया था। तो जवाब होगा हंटर आयोग ने दिया था, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में। ठीक है, आगे है भूकंप तीव्रता मापी जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, या पैमाना पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पैमाना पूछा है। पैमाना अगर पूछे तो रिक्टर स्केल होगा, और अगर यंत्र पूछता तो सिस्मोग्राफ होगा। दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर पैमाना पूछता है तो रिक्टर स्केल पैमाना हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर यंत्र पूछता तो यंत्र में सिस्मोग्राफ हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक है या फिर गुणात्मक है। तो भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप जो है वो संख्यात्मक माना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि छात्र की प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना, पीठ थपथपाना किस प्रकार के पुरस्कार होते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये सामाजिक या फिर अमूर्त पुरस्कार होते हैं। सामाजिक अमूर्त का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम प्रोत्साहन देते हैं। इन्हें मनोवैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो आप इसे ले सकते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु
बटे वास्तविक आयु गुणे 1000। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे कि IQ बराबर होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु, मतलब ऊपर यहाँ पे लिखेंगे MA बटे यहाँ पे CA, यानी आपका हो जाएगा वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से बॉक्स में कर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं सिंपल आसान शब्दों में। आइए की करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे उपनयन संस्कार वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने का मुख्य संस्कार माना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था और उसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराकर जो है वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। तो ये था उपनयन संस्कार, जो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मालवीय जी के अनुशासन संबंधी विचार क्या थे, तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे मदन मोहन मालवीय जी आत्म अनुशासन के समर्थक थे। उनका मानना था कि अनुशासन डंडे के बल पर नहीं बल्कि प्रेम, नैतिकता और ब्रह्मचर्य के पालन से आना चाहिए। वे छात्र के जीवन में चरित्र निर्माण और धार्मिक संस्कार के अनुशासन को आधार मानते थे। तो कहते थे कि आत्मसम्मान जो है वही जरूरी है, आत्मानुशासन जरूरी है। अपने आप में खुद को अपने आप में सही कर लीजिए, आपको दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्हें दंड के जो है खिलाफ जो है ये बात कही है। तो इस प्रकार से उनके अनुशासन संबंधी विचार को प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पर्यावरण मित्रता से क्या अभिप्राय है, तो इसमें लिखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखेंगे पर्यावरण मित्रता का अर्थ ऐसी जीवन शैली या गतिविधियों को अपनाना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। सिंपल है। आगे इसमें लिखेंगे इसमें प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग, प्रदूषण न फैलाना और 3Rs ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल सिद्धांत का पालन करना शामिल है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब होता है कि कम उपयोग करना, और रीयूज का मतलब होता है कि बार बार उपयोग करना, और रिसाइकिल का उपयोग मतलब होता है कि पुनः उपयोग करना। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा संसाधन है उसको इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कोई 2 कुप्रभाव बताइए। कोई 2 कुप्रभाव आपको बताना है यहाँ पे, तो इसमें लिखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि होती है, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है तो हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने पर नौकरियों के अवसर जो हो कम हो जाते हैं, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी देखने को मिलती है, नहीं आवास, भोजन, जल आदि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है जिसकी हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप अपने शब्दों में बना के आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। पहला, नियमित योग करके, व्यायाम करके, पर्याप्त नींद लेकर। तो अगर आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निर्देशन क्यों आवश्यक है, निर्देशन जो गाइडेंस होती है वो क्यों जरूरी होता है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे निर्देशन व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने, उसे सही मार्ग दिखाने के लिए आवश्यक होता है। यह छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार सही विषय और व्यवसाय चुनने में मदद करता है जिससे भविष्य में वो एक सफल समयोजित नागरिक बन सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला इसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा जिसके लिए आपको 6 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को फटाफट देखते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट का क्या योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट का योगदान लिखेंगे इसमें श्रीमती एनी बेसेंट का भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पहला इसमें लिखेंगे, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास पर बल दिया है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आधार माना जाता है। आगे इसमें नेक्स्ट है, उन्होंने शिक्षा में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का भी महत्व दिया है। नेक्स्ट है, उन्होंने स्त्री शिक्षा और आधुनिक शिक्षा व प्रसार भी काम किया है। अगला पॉइंट है, उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना जो छात्रों को सर्वांगीण विकास में मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा आपका यहाँ पे, आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो आपदा मतलब कोई विपत्ति होती है, कोई घटना होती है, तो उसमें लिखेंगे आपदा वह स्थिति है जिसमें अचानक कोई प्राकृतिक या मानवीय घटना घटित होती, इसमें जन धन की हानि होती है, भारी नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। आपदा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। आप इसे चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक आपदा, यहाँ लिखेंगे मानवकृत आपदा, दोनों लिख देंगे। फिर इसके बारे में एक एक करके व्याख्या कर देंगे, बढ़िया डायग्राम बन जाएगा, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, चक्रवात है, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। जो प्रकृति के द्वारा घटित घटनाएं होती हैं वही प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें मानव निर्मित आपदा, तो जो मानव के द्वारा निर्मित आपदा होती है या जो घटना होती है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे कि युद्ध हो गया, आग लगना हो गया, औद्योगिक दुर्घटना हो गई, कोई भी रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ये सब कैसी आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है। वहीं जैविक आपदा एक होती है जिसमें महामारी या फिर रोगों को फैलना होता है, जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी। ठीक है, तो ये सब जो है जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, पूरा बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसको पॉइंट वाइज आप समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या जुड़ी समस्याएं जो होती हैं उसके प्रति जागरूक करना होता है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। और कुछ उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की जानकारी देना, कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट, छोटे परिवार का महत्व को समझना है, यानी जो छोटे परिवार होते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस प्रकार से उसका महत्व को समझाना होगा। नेक्स्ट, परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना होगा, जागरूक बढ़ाना होगा। तो लोग जैसे कि हम दो हमारे दो, इस प्रकार से जो परिवार नियोजन है उसको जो है प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। आगे यहाँ पे है जीवन स्तर और संसाधनों के बीच संतुलन को समझाना होगा, यानी जो हमारा जीवन स्तर है और जो संसाधन है प्राकृतिक, क्योंकि मानव प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, तो जो संसाधन है और मानव के बीच में जो अंतर है उसको हमें बताना पड़ेगा कि संसाधन लिमिटेड में है लेकिन जनसंख्या अनलिमिटेड में बढ़ रही है। इस प्रकार से उसको बताना होगा कि संसाधन अगर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें है समाज में जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और हमें बताना होगा कि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा के बारे में आप इसमें अपने शब्दों में भी बयां करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीखने में प्रेरणा का योगदान क्या है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में लिखेंगे, प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है या फिर उसे सक्रिय बनाती है, यानी अंदर से एक एनर्जी पैदा करती है। प्रेरणा के बहुत सारे योगदान है, क्या योगदान है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, छात्र को सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है, पहला पॉइंट। दूसरा है ध्यान और एकाग्र को बढ़ाती है, यानी आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट है कठिन कार्य को करने का उत्साह देती है आपके अंदर। जैसे मान लो कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो जो कठिन काम होगा उसको करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तो प्रेरित करती है मोटिवेशन। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, सीखने की गति सफलता को बढ़ाती है, यानी आपकी सीखने गति और सफलता को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो आप इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रुचि और ध्यान का संबंध जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो रुचि और ध्यान का संबंध के बारे में लिखेंगे, रुचि और ध्यान का आपस में गहरा संबंध होता है। रुचि यानी इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपका ध्यान जरूर होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ध्यान आपका नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए गहरा संबंध दोनों का। आगे, जिस विषय में व्यक्ति की रुचि होती है
उसमें उसका ध्यान स्वतः लग जाता है। यह 100% बात सत्य है। ठीक है, आगे यहाँ पे रुचि ध्यान को स्थिर और मजबूत बनाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको एक जगह स्थिर बनाए रखती है और आपको ध्यान जो है वो मजबूत करती है। आगे है बिना रुचि के ध्यान लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट है इसलिए प्रभावी शिक्षा के लिए छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये सबसे आवश्यक होता है। ठीक है भैया, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर बताइए। तो पहले आप इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या चाहें आप एक एक करके लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य में लिखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मन स्वस्थ और संतुलित अवस्था को कहते हैं। यानी अगर आपका मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है तो उसे संतुलित अवस्था कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार सामान्य रहते हैं मानसिक स्वास्थ्य में। ठीक है, आगे यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति खुश रहता है, आत्मविश्वासी होता है, समाज में समायोजन यानी संतुलन बनाने का काम करना उसका मतलब उसका उद्देश्य होता है, संतुलन बनाने का। ठीक है, आगे यहाँ पे है व्यक्ति को सुखी और संतुलित जीवन का आधार भी यहीं से मिलता है अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से है। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है। तो आप इसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पे जो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य है तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इसमें नागरिकों की समस्या के कारण, रोकथाम और उपचार का अध्ययन भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें है यह मानसिक रोग को समझने और उन्हें दूर करने का उपाय बताता है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित और विकसित करना इसका लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में कि हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना है तो उसके बारे में हमें समझते हैं कि इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में ही कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन मध्यकालीन शैक्षिक जो है विशेषताओं की तुलना जो है कीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पॉइंट देगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको ये नहीं है तो अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई करना होगा। फिर ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई दोनों में से कोई एक करना होगा। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या रखे, प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन शिक्षा की तुलना कीजिए। तो पहले आपको बताना है प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, फिर आपको बताना है कि मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आपको बता दें कि यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख पाएंगे, ये पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है और यहाँ पे 3 हेडिंग दिया गया है। इसी तीनों हेडिंग के आधार पे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आपको हेडिंग मिल जाएगा, आसानी से हेडिंग खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप इसमें लिखेंगे कि भारत में शिक्षा व्यवस्था समय के साथ बदलती रही। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी, जबकि मध्यकाल में मकतब और मदरसों में जो है शिक्षा के केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला हेडिंग था वो था शिक्षा का उद्देश्य। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य में आप लिखेंगे प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था। उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था। यहाँ पे हेडिंग बना के इसके बारे में 2 लाइन और आप इस लिखेंगे, तब जाकर आपको पूरा नंबर 10 नंबर का है तो अच्छे से तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था। दूसरा, आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर बल दिया जाता था। तीसरा, आत्मनिर्भर एवं व्यक्तित्व का विकास करने पर जोर दिया जाता था। तो ये शिक्षा का उद्देश्य था, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, तो आप इसमें लिखेंगे धर्म का प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य था। प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, और शासक जो वर्ग थे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा
था इसके बारे में आप देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसा होता था, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि वहाँ पे जो सिलेबस था जो पढ़ाया जाता था वो वेद उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाता था, व्याकरण दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था, गणित आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था। वहीं अगर बात करें मध्यकाल में कि कैसा पाठ्यक्रम होता था, तो अरबी और फारसी भाषा में जो है शिक्षा का माध्यम होता था। दूसरा, कुरान और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था, साहित्य और गणित के बारे में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम हो जाएगा। वहीं बात करें शिक्षा का केंद्र में, तो आप लिखेंगे तीसरा हेडिंग में शिक्षा का केंद्र में प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र क्या होते थे? गुरुकुल होता था, आश्रम होता था, मंदिर होता था। ये जो है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र माने जाते थे। वहीं बात करें मध्यकाल में, तो मकतब मदरसे में जो है शिक्षा का केंद्र बनाए गए थे। तो इस प्रकार से इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे अथवा करके दिया है क्वेश्चन की प्रौढ़ शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए। तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे समस्या, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा की क्या समस्या है, तो उसमें आप लिखेंगे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, समय की कमी, यानी कामकाज में व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है तो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगला है गरीबी और आर्थिक समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा केंद्र और साधनों की कमी देखने को मिलती है, सामाजिक संकोच और आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। अगर उपाय की बात करें, समाधान उपाय में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट है कि प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, शाम या सुविधाजनक समय पर कक्षाएं समायोजित किया जाए। नेक्स्ट है सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा और सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अगला है अधिक से अधिक शिक्षा केंद्र खोले जाएं। नेक्स्ट है समाज में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। तो इस समस्या के जो है समाधान हो जाएंगे या उपाय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधा और सुझाव बताइए। स्त्री शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं और उसका क्या सुझाव यानी उपाय आप बता सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर डायग्राम बना देते हैं तो पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है एक आप अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, और सारे पॉइंट इस प्रकार से लिख के फिर एक एक करके यहाँ पे व्याख्या करिए, बढ़िया अंक आपको प्राप्त होता है, ठीक है। डायग्राम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, फ्लो चार्ट वगैरह जरूर बनाना चाहिए। पहली बात यहाँ पे देखिए लिखा है कि गरीबी और आर्थिक कठिनाई। गरीबी और आर्थिक कठिनाई जो है यहाँ पे शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में समाज का संकीर्ण सोच और रूढ़िवादी, यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग पुरानी परंपरा के लोग होते हैं, जो पुरानी सोच रखते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए या दूर दूर नहीं भेजना चाहिए, तो ये कहीं की जो संकीर्ण छोटी जो सोच है और जो रूढ़ी पुरानी जो परंपरा है वो कहीं कहीं बाधा उत्पन्न करती है। अगला है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा तो अब तो कम देखने को मिलता है, लेकिन समाज में आज भी प्रचलित है, आज भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, तो ये भी समस्या मानी जाती है, बाधा मानी जाती है। अगला है विद्यालय की कमी और दूर दूर होना। विद्यालय दूर दूर होता है इसलिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो दूर स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो भी एक तरह से बाधा उत्पन्न होती है। और सुरक्षा की समस्या भी देखने को मिलती है, माँ बाप सोचते हैं कि दूर भेजेंगे तो दिक्कत होगी, आने जाने में समस्या होगी, तो इस प्रकार से ये बाधा देखने को मिलती है। आगे इसमें जो है इसका निवारण के सुझाव यानी उपाय में आप लिखेंगे कि लोगों में स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक फैलाना चाहिए, लड़कियों के लिए अधिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगाई जाए और लड़कियों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में बयां करके। नेक्स्ट इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए। तो क्या समस्या है, यहाँ पे समस्या में लिखेंगे कि लोगों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा है अशिक्षा और अंधविश्वास देखने को मिलती है, ये भी समस्या है। सामाजिक और धार्मिक बाधाएं भी देखने को मिलती है, ये भी समस्या है। परिवार नियोजन के साधनों की कमी देखने को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये शिक्षा हो जाएगा, मतलब कि समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पे समाधान क्या है, तो समाधान में आप लिखेंगे कि जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, यानी
जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होगी, उसके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे अभियान चलाने चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सकें। नेक्स्ट है परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और अगला है मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है लोग छोटे परिवार का लाभ बताएं, किस प्रकार से छोटे परिवार सुखी परिवार की तरह रहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बालक को पुरस्कार अथवा दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कार एवं दंड उचित न्यायपूर्ण होना चाहिए। यानी आप जो है पुरस्कार दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और दंड दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, दंड किस प्रकार का दंड दे रहे हैं, ये न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। आगे यहाँ पे है दंड बहुत जो है कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ज़्यादा मार दे बच्चे को, फिर बाद में आप ही को समस्या झेलनी पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। अगला यहाँ पे लिखेंगे बालक की आयु परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो है पुरस्कार और दंड देना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे कार्य की तुरंत प्रशंसा करना चाहिए और पुरस्कार भी देना चाहिए। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि दंड का जो है उद्देश्य सुधार होना चाहिए, बदला नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे है दंड सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहिए। अगर आप दंड दे रहे हैं तो सभी के सामने दंड नहीं देना चाहिए। बालक को उसके व्यवहार की गलती समझनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए पहले, फिर इसके बाद नहीं समझता तो दंड देनी चाहिए। अधिक दंड देने से बालक में डर और हीन की भावना पैदा हो जाती है। वो डर जो होती है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है और लोग एक तरह से जो है उनके अंदर बल्ले की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अथवा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ बताइए और उसके कार्य लिखिए। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य, मनुष्य के समस्याओं और उनके समाधान का अध्ययन करता है। ठीक है। ये तो हो जाएगी छोटी सी परिभाषा। इसके कौन कौन से काम है तो आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दूसरा वाला मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य। अब इसको कार्य में लिखेंगे तो आप इसे चाहे तो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम में बनाइए या फिर पॉइंट वाइज ऐसे लिख के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है मानसिक रोगों के कारणों का अध्ययन करना है। जो मानसिक रोग होते हैं उसके क्या कारण है इसका अध्ययन करना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय बताना, ये इसका काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक समस्याओं को उपचार करना, कैसे उपचार करना, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका काम हो जाएगा। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित विकास में सहायता करना, ये जो है इसका काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे काम है जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में लिख देंगे तो पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है जिसका उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्वेश्चन पहला है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य संस्कार क्या कौन सा था। तो कौन सा संस्कार था वैदिक काल में, यहाँ पे आपको बताना है। बिस्मिल्लाह संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या फिर उपसंपदा संस्कार। तो इसमें आपका जवाब होगा उपनयन संस्कार, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अगर सीखने की क्लास की अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्किनर, थॉर्नडाइक, पलवल या फिर पावलाव या फिर कोहलर। तो इसमें जवाब होगा आपका पावलाव। कौन लाव? पावलाव। इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वही बात करें अगले क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय संसाधन है, विद्यालय भवन, शिक्षक, फर्नीचर, खेल के मैदान। मानवीय संसाधन इसमें पूछा है तो मानवीय संसाधन जो है आपका इसमें हो जाएगा शिक्षक। ये आपका मानव संसाधन है और ये सब मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है तो शिक्षक इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि व्यक्तित्व मापन का रोरसा स्याही धब्बा विधि किस प्रकार की है, आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा इसमें आपका प्रक्षेपी नहीं, प्रोजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएंगे। तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से।
कह रहा है क्वेश्चन कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र का नाम क्या था। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो मठ होता था। मठों में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो जवाब इसमें हो जाएगा, लिख देंगे एक लाइन में कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ हुआ करता था। ठीक है, आगे यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्व विख्यात है। तो उसमें एक लाइन आप लिख देंगे कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के रूप में विश्व विख्यात है। तो ये आपका इस प्रकार से लिख देंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो कोहलर ने अपने प्रयोग चिंपैंजी यानी बनमानुष पर किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में क्या कहा जाता था। तो उच्च शिक्षा जो संस्था थी मध्यकाल में उसे मदरसा कहा जाता था। यहाँ पे राइट आंसर आपका मदरसा हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। एक लाइन का उत्तर रहेगा, आराम से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं, सिंपल शब्दों में समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत के दो उद्देश्य बताइए। तो आप इसमें दो उद्देश्य लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि उच्च वर्ग के माध्यम से शिक्षा धीरे धीरे जन समांग तक पहुंचाना होता है। यानी निस्यंदन सिद्धांत में कहा गया है कि जो शिक्षा होता है वो धीरे धीरे जन सामान्य लोगों तक पहुंचता है उच्च वर्ग के माध्यम से। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कम खर्चे में सरकार के लिए शिक्षित व्यक्तियों के लिए एक वर्ग तैयार करना, ये इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो 2 पॉइंट इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है कि सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के 2 सीमाएं बताइए। तो 2 सीमा बताना है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में। पहला तो यहाँ पे लिखेंगे यह सिद्धांत केवल छोटे बच्चों जानवरों के सीखने पर अधिक लागू होता है, जटिल मानवीय बुद्धि पर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें अधिक समय बार बार अभ्यास में जो है आवश्यकता पड़ती है। यानी बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, गलती होती है सीखते हैं, गलती होती सीखते, इस प्रकार के सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की 2 समस्याएं पहचान बताइए। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी 2 समस्या को पहचानना है, यानी 2 बातों को पहचानना है। तो पहली पॉइंट इसमें है इन बालकों में की सीखने की गति सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत धीमी होती है, जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकी अमूर्त जो चिंतन होती है और तर्क करने की बहुत क्षमता बहुत धीमी होती है। यानी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, बहुत धीमी होती है। तो 2 पॉइंट इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से इसमें लिखेंगे कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण का मूल्य ये विकसित किया जाए। दूसरा पॉइंट संसाधनों की मितव्ययी यानी किफ़ायती उपयोग से उत्तरदायी हो, ये उसको बताया जाए। कहने का मतलब ये कि पर्यावरण शिक्षा को ऐसा उसको कीमत बताया जाए जिससे विद्यार्थी उसको समझे, विकसित करने की योजना बनाए। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं 2 पॉइंट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कह रहा है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में 2 अंतर बताइए। तो आप चाहे तो इसको डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं या तो चाहे ऐसे पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। जैसे सामान्य बालक औसत बुद्धि वाले होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक या तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं या फिर सीखने में बहुत अक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालक को विशेष शिक्षण विधियाँ और ध्यान आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य बालक जो है समान कक्षा शिक्षण में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अंतर बताना है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दंड देते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दंड छात्र की गलती के अनुपात में होना चाहिए, अत्यधिक जो है कठोर नहीं होना
चाहिए। नेक्स्ट है दंड का उद्देश्य छात्र को सुधारना होना चाहिए, ना कि उसे अपमानित करना या बदला लेना होना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पॉइंट। फिर इसके बाद आपका शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या रखिए, मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षक की 3 मुख्य विशेषता बताइए। तो 3 विशेषता आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं या फिर चाहे इसे एक छोटा सा डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बढ़िया अंक आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हेडिंग डालिए और इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। पूरा बढ़िया आपको नंबर मिलेगा, टोटल नंबर आपके यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। लिखने की शैली बस थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, समझ चुके हैं, उत्तर देखते हैं। संरक्षण और वित्त। संरक्षण और वित्त का मतलब ये है कि जैसे शिक्षा संस्थाओं से मकतब मदरसों को जो है शासकों और अमीरों आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार से मुस्लिम शिक्षा की विशेषता लिखेंगे। नेक्स्ट है गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। तो शिक्षक और छात्र के बीच आत्म संबंध होते थे और शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। नेक्स्ट है शिक्षण विधि कैसी होती थी। तो शिक्षण विधि जो होती थी मौखिक शिक्षण, रटन प्रणाली, तर्क वितर्क और जो है इन विधियों पर आधारित था। तो इस प्रकार से इनकी 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रुचि और ध्यान के बीच संबंध बताइए। तो आप इसको चाहें तो ऐसे ही डिवाइड करके लिख सकते हैं। 4 नंबर का, 5 नंबर का अगर मान लो पॉइंट लिखना है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कहानी की तरह। रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ रुचि होती है वहाँ ध्यान स्वतः खींचा चला आता है। सिंपल परिभाषा है। और जिस वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसे हमारी रुचि विकसित होने लगती है। मैकडूगल के अनुसार ध्यान रुचि की क्रियात्मक रूप है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, लेकिन अगर रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। ऐसे ही सेंटेंस अपने शब्दों में आप यहाँ पे डिवाइड करके लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य बताइए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य क्या है। पहला कार्य यहाँ पे है निवारक कार्य। निवारक कार्य में लिखेंगे या निवारण भी ले सकते हैं, जैसे मानसिक विकारों और कुसमायोजन को होने से रोकना, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो निवारक या निवारण भी कह सकते हैं। तो उसमें जो मानसिक विकार होते हैं, नहीं जो आपको मानसिक विकार कमियां कोई समस्या होती है उसको, और कुसमायोजन का मतलब होता है जो समायोजन एडजस्टमेंट नहीं होता है उसको रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम करता है। ठीक है, दूसरा सुधारात्मक कार्य में लिखेंगे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को उचित परामर्श देकर सामान्य स्थिति में लाना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम है। तीसरा पॉइंट है जो है संवर्धनात्मक कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ऊंचा स्तर पर ले जाना ताकि वो अपनी क्षमताओं को अधिक उपयोग कर सके, जिससे वो कहीं की बदलाव कर सके, परिवर्तन कर सके, कुछ और काम कर सके। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन के थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। तो 3 नियम यहाँ पे दिए गए हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए पहला है तत्परता का नियम। तो उसमें लिखेंगे जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे जल्दी सीख लेता है। यानी अगर आप तत्पर हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप कहीं कहीं आसानी से उसे सीख पाएंगे, लेकिन तत्पर नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे 1 बार में 2 बार में। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा अभ्यास का नियम। यानी किसी कार्य को बार बार करने से जो है सुदृढ़ होता है इंसान, और ना करने से विस्मृत यानी भूल जाता है। तो नहीं, अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे पढ़ाई ही है, अगर बार बार आप अभ्यास करते हैं तो आपको याद रहेगा। अगर बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आप एक दिन ऐसा समझें कि भूल जाएंगे। तो इसीलिए अभ्यास का नियम भी जरूरी है। नेक्स्ट प्रभाव का नियम। आप इसमें लिखेंगे जिस कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है व्यक्ति उसे बार बार या अगली बार या फिर दोबारा करने की कोशिश करता है। तो 3 नियम हैं, बहुत अच्छे नियम हैं बताए गए, आप इन्हें सीख सकते हैं, अपने निजी जीवन में भी आप इसे उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा के बारे में। जागरूकता में लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी आदि के प्रति सचेत करना, ये जागरूकता हो जाएगी। नेक्स्ट है
जीवन की गुणवत्ता उनको बताना रहेगा, जैसे कि छोटे परिवार के लाभों को समझाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक है, आगे है संसाधन प्रबंधन के बारे में बताना होगा, यानी देश की सीमित प्राकृतिक संसाधन के प्रति उत्तरदायी व्यवहार को विकसित करना होगा, ताकि जो है उसको कम से कम उपयोग किया जा सके संसाधन को। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप बता सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे डायग्राम बनाइए और यहाँ पे 3 पॉइंट आप लिख दीजिए और तीनों लिखने के बाद उसका एक्सप्लेन करिए बढ़िया से, इस तरह से। ठीक है, तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम या फिर जो है सीखना किसे कहते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, अधिगम की विशेषता पूछा जा सकता है। तो पहले अधिगम की परिभाषा लिखेंगे। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। यानी अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के बाद जब आपके अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो उस सीखने को यहाँ पे अधिगम कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं आप यहाँ पे लिखेंगे कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, कोई इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। हर इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आगे यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है और सक्रिय बनाता है इसमें सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम विकास से, अधिगम जो है विकास का दूसरा नाम है। अगर आप सीखते हैं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ विकास जरूर करेंगे। अगला है यह व्यवहार में परिवर्तन और सुधार लाता है। तो इस प्रकार से अधिगम के बारे में आप यहाँ पे विशेषता उसकी लिख सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाएगा जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से पूछा गया है कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, जुंग द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण को सविस्तार वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया रहेगा, जैसे प्राचीन भारतीय यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। यानी प्राचीन काल में कैसे शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है और वर्तमान में क्या प्रणाली है, क्या व्यवस्था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तब जाके पूरा आंसर कंप्लीट होगा और कम से कम 2 से 2.5 पेज में आप पूरा लिखेंगे, तब जाके 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और कक्षा शिक्षण में छात्रों को प्रेरित करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके इसके नीचे ये क्वेश्चन आपको देखने को और मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 21 नंबर देखने को मिलेगा, चाहे आप ये वाला भी कर सकते हैं या आप ये वाला भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगेगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो मठ व्यवस्था जो है वो किसका महत्वपूर्ण तत्व था, तो इसमें लिखेंगे वैदिक शिक्षा का, इस्लाम शिक्षा का, जैन शिक्षा का या फिर बौद्ध शिक्षा का। तो यही वाला आपका बौद्ध शिक्षा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे महिला समाख्या का उद्देश्य क्या है। महिला समाख्या का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम में नारियों को शक्तिशाली बनाना। तो यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये पूछा गया है। तो तीसरे का इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता। तो यही आपका तीसरे का घ वाला जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। तो क्या मापन कर सकते हैं, उपलब्धि का, विचार प्रक्रिया का, तर्क शक्ति का या फिर लेखन कौशल का। तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे का, उपलब्धि का मापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य में आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा प्रमाण पत्र देना, साक्षरता प्रदान करना, मनोरंजन करना या फिर जीवन उपयोगी ज्ञान देना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक शिक्षा है तो जीवन उपयोगी ज्ञान देना, यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो है 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आपके हूबहू आ सकते हैं। बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की।
कुछ इस प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, 1 से 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं सिंपल सरल शब्दों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो है मुस्लिम काल में शिक्षा का जो प्रारंभ वो किस संस्कार से होता था, तो एक लाइन में जवाब बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाएगा। जब बालक 4 वर्ष का, 4 महीने का, 4 दिन का होता था तब उसे जो है शिक्षा जो है प्रारंभ होती थी, उसे बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट आरटीई का जो है विस्तारित रूप लिखना है, तो राइट टू एजुकेशन इसको बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम 2009 में जो है आया था, तो इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। आगे ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट और आपको बता दें कि आपसे एनसीईआरटी का भी जो है पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल यानी NIOS की स्थापना कब की गई थी, तो नवंबर 1989 में की गई थी, यानी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है संबंध किस प्रकार के परीक्षण से है, तो ये जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण से है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट से जो है संबंधित है। इसे प्रक्षेपी विधि से भी संबंधित किया जाता है, तो ये जो है आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं मुख्य रूप से परामर्श 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श, तीसरा है समन्वित परामर्श। तो 3 प्रकार के आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। इसको कम से कम 8 से 10 लाइन में जो है आपको पूरा फिनिश करना होगा, ठीक है। कुछ अच्छे से यहाँ पे डायग्राम, कुछ अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह बना के आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो पूरा का पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके समझेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के जो संबंध है उस पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वैदिक काल में, यानी प्राचीन काल में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन सेम टू सेम ना पूछकर थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। जैसे क्वेश्चन यही है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, यहाँ पे चेंज कर देगा, लिख देगा कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन घुमा दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे। इसकी जगह पे प्राचीन काल भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे, वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत निकट और आदर्श होता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु शिष्य को ज्ञान, अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाते थे तथा शिष्य गुरु का सम्मान और आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार से कहानी में अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपके सामने कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन घुमा देगा और आपसे पूछ लेगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले का क्या योगदान था, उसके बारे में लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप लिखेंगे, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो प्रणाली थी उसको लागू किया। इससे आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ, लेकिन इसके कारण भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा का नुकसान भी पहुंचा। इसीलिए उनका योगदान कुछ हद तक लाभकारी रहा, लेकिन कुछ हद तक हानिकारक भी माना जाता है। तो ये इनका हो गया मूल्यांकन कि कैसे जो है पॉजिटिव और कैसे निगेटिव जो है प्रभाव पड़ा था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। आगे लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपके विचार अनुसार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपने विचार आप प्रकट कर दीजिए। आपका विचार पूछा गया है तो लिखेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है क्योंकि इससे ज्ञान, कौशल और सोचने की क्षमता बढ़ती है। अच्छी शिक्षा से व्यक्ति अच्छा नागरिक बनता है और देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन का उत्तर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मजात रुचि को 100 उदाहरण जो है आपको बताना है। इन्हें सिंपल भाषा में कहा जाए, जो बच्चों के अंदर जन्मजात इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, उसके उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे, जन्मजात रुचि वह रुचि होती है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होती है,
ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को खेलना, संगीत सुनना, चित्र का बनाना, ये सब जो है कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही रुचि हो जाती है, उनको वही चीज़ पसंद होने लगता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को सुरक्षित रखना, मानसिक समस्याओं को रोकथाम करना। अगला है व्यक्तिगत को संतुलित विकास करना और व्यक्ति को समाज में अच्छे संयोजन करने योग्य बनाना। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसको आपको बताना है। तो उसमें लिखेंगे बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता है, समझता है और समस्याओं को समाधान करता है। अमूर्त चिंतन का अर्थ यहाँ पे है ऐसे विचारों के बारे में सोचना जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जैसे कि आप अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं तो क्या वो दिखाई देता है? अमूर्त का मतलब दिखाई ना देना, वो दिखाई नहीं देता है। तो हम जो विचार अपने मन में प्रकट करते हैं, जो हमारे मन में जो थॉट चलते हैं, वो अमूर्त चिंतन मतलब दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इसे बुद्धि को अमूर्त चिंतन कहा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। जब आप उत्तर इसका लिखेंगे तो 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा और इसका उत्तर कम से कम एक पेज में जब आप लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। उसके साथ में आपको छोटा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस के साथ आपको उत्तर लिखना है, तब जाके पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आइए उसके आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं कैसे आप उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो जो व्यक्तित्व है उसके मनोविश्लेषण विधि के बारे में आपको बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे मनोविश्लेषण विधि व्यक्तित्व का अध्ययन करने का एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व पर उसके अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का गहरा प्रभाव होता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषण विधि जो है इसने दिया है। अब इसमें मुख्य बातें क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे मुख्य बातों में कि व्यक्ति के व्यवहार के कारण अचेतन मन में छिपी इच्छाएं होती है वो कहीं कहीं जागृत होती है। ठीक है, बचपन के अनुभव व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये आपका पॉइंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं मन के 3 भाग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। इस विधि से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, यानी जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार को हम समझ सकते हैं मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में जो है मदन मोहन मालवीय के विचारों का वर्णन कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो शिक्षा के जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो मदन मोहन मालवीय कैसा चाहते थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम समग्र विकास वाला होना चाहिए। समग्र विकास का मतलब आगे विचार देखिए, इनका भी पता चल जाएगा। विचार में लिखेंगे पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का स्थान मिलना चाहिए, यानी सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो नैतिक विकास करे और धार्मिक शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, आगे है भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके बारे में भी सिलेबस में होना चाहिए। आगे है विज्ञान और तकनीकी शिक्षा भी महत्व इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और राष्ट्र का सेवा भी होना चाहिए। तो ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिससे कहीं न कहीं व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश का भी विकास हो और उसकी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो भी उसका भी समावेश होना चाहिए। इस प्रकार उनका पाठ्यक्रम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक पर आधारित होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि दंड क्या है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप लिखेंगे
दंड का अर्थ होता है विद्यार्थी की जो कोई गलती होती है या अनुशासनहीनता होता है उस पर सुधारने के लिए दिए जाने वाली जो सजा होती है उसी को दंड कहते हैं। अब इसकी क्या उपयोगिता होती है तो आप यहाँ पे सिंपल भाषा में ले सकते हैं। शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, गलत व्यवहार को सुधारने में मदद करता है, विद्यार्थियों को कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध कराता है, विद्यालय में नियम पालन करने का आदत बनाती है। तो इस प्रकार से आप अपने अपने ऊपर से लेकर समझ सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे बच्चे रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं तो कैसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा, क्या योगदान रहेगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन आज के समय में सारे दंड उचित नहीं माना जाता है बल्कि सुधारात्मक उपाय पर जोर दिया जाता है, मारना अपराध हो चुका है अब। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। प्रभाव का नियम कैसे सीखने में मदद करता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो उसमें लिखेंगे प्रभाव के नियम सीखने का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके अनुसार यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद और संतोषजनक होते हैं तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करता है। यदि परिणाम असंतोषजनक होता है तो व्यक्ति उसे कार्य करने में जो है दोबारा काम करना नहीं चाहेगा। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए, अगर आपके जो है रिजल्ट अच्छा आते हैं, बढ़िया आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं तो आपको आगे पढ़ने में प्रशंसा होगी, आपको पढ़ने में अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं या अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर कम आया तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, यदि छात्र को सही उत्तर देने में प्रशंसा मिलती है तो वह अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में आपके टीचर ने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब दे दिया और आपके सवाल का जवाब सुनकर टीचर ने कहा वाह भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया जवाब दिया, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अगर ऐसा आपको वो सम्मान दे देता है तो आगे आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहे कितना घटिया बताए हो, गलत बताए हो, इज्जत पूरा इज्जत उतार दे क्लास में, तो समझ लीजिए कि आप दोबारा खड़े होकर बताने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही है प्रशंसा। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताना है तो पहले बुद्धि को देख लीजिए फिर ज्ञान को देखते हैं। बुद्धि जन्मजात मानसिक क्षमता होती है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो बुद्धि उनके जन्म के अनुसार जैसा होता है विकसित हो जाता है और फिर धीरे धीरे और डेवलप होता चला जाता है। आगे पॉइंट ले सकते हैं, इससे व्यक्ति सोचने, समझने और समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। आगे इसमें ले सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के मानसिक योग्यता को दर्शाती है। बुद्धि का विकास सीमित होता है, एक समय होता है जब बुद्धि बहुत तेज से बढ़ता है फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि जो है वो सीमित होता है। आगे ज्ञान के बारे में आप इसमें लिखेंगे, ज्ञान यानी नॉलेज क्या होता है, ज्ञान शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होता है। यह जानकारी और तथ्यों का संग्रह होता है। ज्ञान पढ़ाई और सीखने से बढ़ता है। ज्ञान का विकास लगातार किया जा सकता है, यानी ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। यानी बुद्धि से ही क्या होता है, ज्ञान होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है। क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, पर्यावरण शिक्षा से विद्यार्थी को पर्यावरण संरक्षण और संतुलित ज्ञान जो है वो होता है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, कैसे किस प्रकार से काम करना है, कैसे संसाधनों को उपयोग करना है, ये सब हमें सिखाता है। इसका क्या महत्व है तो आप इसमें लिख सकते हैं 2-4 लाइन, जैसे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, ये पहला महत्व हो जाएगा। दूसरा, प्रदूषण कम करने की जानकारी मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों को सही उपयोग से शिक्षा मिल जाती है कि हमें प्राकृतिक संसाधन कैसे उपयोग करना है। चौथा है, प्रकृति और जीव जंतु को संरक्षण की भावना विकसित होती है कि हमें प्रकृति और जीव जंतु जो है कैसे उनका संरक्षण करना है। आगे है, यह स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। सीधा बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1948 में, 1953 में, 1966 में या फिर 1988 में। इसमें जवाब आपका हो जाएगा 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता विश्वविद्यालय, पहला कोलकाता में खोला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि पृथ्वी दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी दिवस के बारे में, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर इसकी जगह पे पर्यावरण दिवस पूछता है तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी दिवस पूछता है तो 22 अप्रैल इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो कभी कभी इसका सूत्र पूछता है, कभी कभी बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बुद्धि लब्धि बराबर यानी IQ बराबर होता है, IQ बराबर यहाँ पे ऊपर होता है मानसिक आयु, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं मानसिक आयु बटे यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक आयु या फिर जो है लिखते हैं शारीरिक जो आयु है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानसिक आयु है कितना है 15 वर्ष है, तो आप यहाँ लिखिए 15। ठीक है, और शारीरिक आयु कितने है यानी वास्तविक आयु कितना है 12, यहाँ 12 लिखिए, यहाँ पे गुणे आप 100 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको काटना है तो थोड़ा इसको साफ साफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 15/12 गुणे 100 लिख देंगे इस प्रकार से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पचे 15 और 3 चौके 12, ये कट जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 जाएगा। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 125 इसमें आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 125 आएगा, तो ऑप्शन में देखिए 125 यहाँ पे दिया गया, यानी का वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा है? तो इस प्रकार से यहाँ पे आप उनके मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताना है, स्किनर, क्रो एंड करो, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो यहाँ पे जवाब होगा क्रो एंड करो, जो है ये परिभाषा इन्होंने दिया है, तो इसमें राइट आंसर क्रो एंड करो हो जाएगा। तो 5 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न के। 1 नंबर का प्रश्न होगा, इसका उत्तर निश्चित होता है, इसीलिए आपको एक लाइन में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं सरल आसान शब्दों में। तो यहाँ पे एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, तो आप लिखेंगे इसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से विश्वविख्यात है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1964-66 में जो है ये बनाया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का समान स्तर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे उच्च होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक लाइन में ले सकते हैं। अगला है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो इसमें जवाब हो जाएगा 14। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जवाब होगा व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। अगला है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है, तो एक लाइन में लिख देंगे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संरक्षण, संवर्धन की शिक्षा जो है ये पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। जब आप उत्तर लिखेंगे तो 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। इसका उत्तर कम से कम 8 से 10 लाइन में आपको लिखना होगा, तब जाके पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। दूसरी बात यह कि लिखने की शैली, अगर लिखने की कला आपको पता चल जाएगा तो 4 में 4 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जब आप लिखे तो इसको आप चाहे डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बढ़िया अंक यहाँ से प्राप्त होते हैं, या तो चाहे आप इसे पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट वाइज बना के ले सकते हैं, या तो जो है उसमें आप लिखिए कहानी की तरह, बीच बीच में आप किसी मनोवैज्ञानिक की विचारधारा, किसी वैज्ञानिक के तथ्य आप इसमें बीच बीच में लिख दीजिए, बढ़िया अंक आपको प्राप्त होगा। ये लिखने की कला, लिखने की शैली मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मौलवी जी का विचार क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पहले
भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी का विचार, यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, यहाँ मैं पॉइंट वाइज आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो अपने शब्दों में भी 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे इनका क्या विचार था मालवीय जी का, पहला पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। यानी मालवीय जी मानते थे या चाहते थे कि जो भाषा हो वो मातृभाषा हो, ताकि बच्चे आसानी से सीख पाएं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास आवश्यक है। अगर राष्ट्रीय एकता बनानी है तो हिंदी भाषा का विकास भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, धर्म शिक्षा से नैतिकता और चरित्र का विकास होता है। यानी अगर आप धर्म शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आपके नैतिकता में बदलाव आता है, आपके चरित्र में परिवर्तन होता है, उससे विकास होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे हैं, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना विकसित करना है। यानी सभी धर्मों को हमें समान समझना है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो 4 उद्देश्य यहाँ पे लिखा गया, 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको जो है एक छोटा सा डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बढ़िया से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक अच्छा से कॉपी को प्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट इसमें है कि सामाजिक जो शिक्षा है उसका उत्तरदायी भावना का विकास करना होता है। यानी समाज में ऐसा शिक्षा हो जिससे समाज का विकास हो, उसकी भावनाओं का विकास हो, उसके आचरण व्यवहार विकास हो, यानी समाज में जो लोग रहते हैं उसका व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ऐसा इसमें पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित करना। सामाजिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोग सहयोग की भावना रखें, सहानुभूति हो। आज की डेट में तो भाई भाई से लड़ जाते हैं लोग, बंटवारे हो जाते हैं, तो सहयोग कहाँ रह गया, सहानुभूति कहाँ रह गई। तो इस प्रकार से ऐसी शिक्षा हो जो सहयोग और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। अगला है सामाजिक नियमों और मूल्यों का ज्ञान कराना चाहिए। यानी जो सामाजिक नियम है उसको बताना चाहिए कि क्या समाज में नियम है, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से समाज में व्यवहार करना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया जो सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगला है अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी आज के डेट में जो समाज है पूरी तरह से बदल चुका है, समाज में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे एक अच्छा नागरिक बना जा सके। ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दंड देते समय ध्यान रखने योग्य क्या बातें होनी चाहिए। तो अगर कोई मास्टर है बच्चे को दंड दे रहा है तो कैसा दंड होना चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। या फिर कोई भी दंड हो, अगर कोई किसी को दंड देता है किसी प्रकार का, तो दंड कैसा होना चाहिए। दंड उचित और न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा है, बच्चे को जो है मार रहा है, कोई मास्टर मार लेते हैं, तो अब वो दंड दे रहा है, अब वो दंड किस प्रकार से दे रहा है, न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार दो उसका हाथ टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्याय संगत और उचित होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे है दंड बालक की आयु और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। यानी जो बालक को दंड दिया जा रहा है वो उसकी उम्र और उसकी परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। परिस्थिति का मतलब है कि भाई को दुबला पतला बच्चा है और उसको जाके बजा दो कान के पीछे, तो कहीं की वो दिक्कत हो जाएगी, कान के पर्दे फट सकते हैं, समस्या हो जाती है। तो बालक की जो आयु है और उसकी परिस्थिति के अनुसार बच्चे पर दंड देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, ना कि प्रतिशोध होना चाहिए। प्रतिशोध मतलब बदला। मास्टर ऐसा नहीं कर सकता है कि बच्चे को जो है बदले की भावना से मारे, उसके अंदर इतना डांट सकता है वो, इतना वो बोल सकता है कि आप जो बेटा कर रहे हो गलत है, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, उसको डांट सकता है, बोल सकता है। तो यहाँ पे जो दंड है वो कैसा होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अत्यधिक कठोर और शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। वैसे भी अब तो मारना अपराध है, कानून अपराध है, बच्चों को नहीं मार सकते हैं मास्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो दंड दिया गया है वो कह रहा है कि शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, और थोड़ा डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि वो अपना काम कर सके, पढ़ सके, थोड़ा सा मेहनत कर सके। इस प्रकार से उतना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको मार नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से दंड के बारे में आप लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक अस्वस्थता का आशय क्या है। यानी मानसिक अस्वस्थता का मतलब यहाँ पे कि मानसिक अपनी बुद्धि आपकी ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है तो उसका क्या समस्या हो सकती है। तो समस्या के बारे में आप 2 लाइन लिख सकते हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार, विचार, भावनाएं असमान हो जाते हैं तो वह अपने
अपने तथा समाज के साथ उचित समायोजन नहीं कर पाता है तो उसे मानसिक अस्वस्थ कहा जाता है। जैसे बहुत सारे मेंटल होते हैं, पागल जो होते हैं, वो उनका क्या होता है कि वो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो नील हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उनको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सफाई से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो समाज से एडजस्टमेंट यानी समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मानसिक अस्वस्थता, मतलब कि दिमाग से थोड़ा सा ढिल हो चुका है इंसान। तो इस प्रकार से परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकृति फलक परीक्षण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या होता है ये लिखेंगे इसके बारे में। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें विभिन्न आकृतियों के टुकड़े को उनके सही स्थान पर फलक यानी बोर्ड पर फिट करना होता है, जिससे बालक की बुद्धि, समझ, ध्यान और समस्या समाधान क्षमता का परीक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 6 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। कम से कम एक पेज में आंसर आपको लिखना होगा, तब जाके पूरा नंबर आप यहाँ पे पाएंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर आपको देना है। तो आइए फटाफट उत्तर लिखते हैं, किस प्रकार से आप लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है। ये जो प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यह विवाद 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर हुआ था। यानी आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी। ठीक है, प्राच्यवादी भारतीय साहित्य या संस्कृत अरबी शिक्षा के समर्थक थे, जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय विज्ञान और साहित्य का शिक्षा के पक्षधार थे। अब इसको मैं और थोड़ा सा इजी कर दूं, थोड़ा सा सिंपल कर दूं, तो बस आप इतना समझिए कि जो प्राच्य यहाँ पे लिखा गया है, ये प्राच्यवादी लोग, कुछ लोग थे जो संस्कृत और अरबी में शिक्षा का समर्थन करते थे। यानी वो मानते थे कि जो शिक्षा है वो संस्कृत में हो या तो अरबी भाषा में हो, ये प्राच्यवादी लोग मानते थे। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जो पाश्चात्यवादी थे वो मानते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए, जो यूरोप के रहने वाले थे। ठीक है, और वो विज्ञान साहित्य की शिक्षा देने में पक्षधार थे, मतलब कि शिक्षा विज्ञान का होना चाहिए, शिक्षा साहित्य का होना चाहिए, ताकि वो कुछ बच्चे सीख पाएं, साइंस के बारे में जान पाएं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो विवाद है, एक प्राच्य का है, एक पाश्चात्य का है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यह विवाद 1835 में हुई थी। 1835 की बात है, जब मैकाले का एक विवरण पत्र आया था, और उसके बाद जो है समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिकता दी गई। यानी संस्कृत अरबी को थोड़ा सा इसको हटा के अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, और यही विवाद इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या थे। यानी गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या मानते थे, कैसा शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनका विचार यहाँ पे आपको लिखना है। जिसमें आप लिखेंगे, गांधी जी की शिक्षा पद्धति में बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। यानी 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, वैसे 6 वर्ष से होना चाहिए, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए, यानी शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि हस्तकला पर आधारित होना चाहिए, यानी शिक्षा का केवल पुस्तकीय ना होकर, यानी पुस्तक किताबी भाषा रटवा करना, उन्हें जो है कताई बुनाई आधारित यानी व्यवसाय के बारे में भी उनको बताया जाए, ताकि वो भविष्य में पढ़ लिख के कुछ रोजगार पा सके या अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस वगैरह कर सके। तो इनका माध्यम ये था। ठीक है, नेक्स्ट है चरित्र निर्माण। यानी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शिक्षा का विचार था गांधी जी का। इनके बारे में इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, प्राकृतिक परिवेश में ऐसे अवांछित तत्वों का समावेश होना जो सजीवों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। अब इसके कारण कौन कौन से हैं, तो अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, बढ़िया अंक आपको मिलेगा। ऐसे आप यहाँ बीच में हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, आप इसको बीच में कॉपी के बीच में लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद इसको छोटा सा एक डायग्राम में
कन्वर्ट करिए। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम में कन्वर्ट करिए। ऐसे एक डायग्राम बनाइए और बनाने के बाद सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। फिर नोट करने के बाद पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करिए। तो आपका 1 पेज नहीं बल्कि 2 पेज में चला जाएगा आराम से, बढ़िया से आपका पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से कारण है तो यहाँ पे देख पाएंगे। औद्योगिक चिमनियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं ये वायु प्रदूषण का कारण हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जलाए जाते हैं तो उससे जीवाश्म ईंधन जो है वो सब दूषित होता है। उससे वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त जो है वनों की कटाई हो रही है। पराली जलाना, जो गाँव देहात में पराली जलाते हैं। कचरा दहन मतलब कि जो कूड़े करकट होते हैं उसमें जाके आग लगा देते हैं और जलता रहता है, उससे प्रदूषण बड़ा भयानक निकलता है। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण हैं। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे, भाई साहब पूरा का पूरा अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि महिला शिक्षा की प्रगति के प्रयास बताइए। महिला शिक्षा की प्रगति में क्या क्या प्रयास हुए हैं, किस प्रकार से जो है योजना चलाए गए हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला यहाँ पे लिखना है, पहला पॉइंट यहाँ लिखा है हंस मेहता समिति। ये हंस मेहता समिति जो है 1962 में आया था। लड़कियों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम जो है शिक्षा पर सुझाव दिया गया था। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। इसमें महिलाओं की स्थिति सुधारने और साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। फिर इसके बाद अगला एक आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी जानते होंगे, 2015 में आया। बालिकाओं को नामांकन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकारी योजना जो है ये जारी की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपने नाम सुना होगा। कुछ ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं जैसे SC ST OBC के या अल्पसंख्यक वर्ग में जो आते हैं उनके बच्चियों को जो है, इन लड़कियों को आवासीय विद्यालय जो है उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ बच्चे रहकर वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, सारा प्रक्रिया वहीं पे विद्यालय में होता है, उनको आवास मिलता है। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर बताइए। तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा तरीका ये कि आप इसको इस प्रकार से लिखिए और इसको डिवाइड करिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और यहाँ पे लिखिए जो है मानसिक स्वास्थ्य, दोनों प्रकार से लिख के इसको पॉइंट वाइज आप ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे अवस्था कैसी होनी चाहिए। यह एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति पूर्ण सामंजस्य और संतोषजनक जीवन को दर्शाता है। पहला पॉइंट। आगे इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं लक्ष्य यानी गोल। इससे साध्य यानी आपका जो गोल है वो माना जाता है कि सही तरीके से आपने गोल बना लिया है जिसे हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। यानी यह नाम से स्पष्ट है, मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपकी मानसिक यानी बुद्धि ठीक ठाक है और आप जो है कुछ भी सोच सकते हैं, उसे कर सकते हैं, सही गलत का फैसला ले सकते हैं। तो ये पॉइंट अपने शब्दों में भी बयां करके लिख सकते हैं। आगे इसके बाद परिणाम क्या निकलेगा, तो परिणाम अगर आप स्वस्थ पूरी तरह से, आपका बुद्धि पूरी तरह से काम कर रहा है तो यह स्वास्थ्य व्यक्ति और अच्छे संबंधों और संतुलित व्यवहार को परिणाम दिखाता है। फिर स्वयं की समझ विकसित होती है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके अंदर जो है फिर से पुनः करने की एक हिम्मत बढ़ती है कि आप पुनः उसे कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जो है पूर्ण अवगत हो जाता है, उसे जान लेता है कि हमारी क्षमता क्या है, हमसे एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, कितना लगभग परसेंटेज आ सकता है, ये लगभग पहले अंदाजा कुछ ना कुछ हो जाता है जब तैयारी अच्छी होती है। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अधिगम जो है लर्निंग क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अधिगम के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, अधिगम का अर्थ लिखेंगे। इसके जगह पे आपसे पूछ सकता है कि सीखना किसे कहते हैं। ठीक है, सीखना भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे परिवर्तन, यानी जब आप कुछ सीखते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, सुधार आता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निरंतर प्रक्रिया, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है इंसान। ठीक है, तो निरंतर प्रक्रिया हो जाएगी। उद्देश्य पूर्ण में
लिखेंगे अधिगम हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे सक्रियता, यानी यह निष्क्रिय होकर नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी से होता है। यानी आपके अंदर जो सीखने की चाहत है वो निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। बस इंसान सीखना चाहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखना चाहता है तो सीख सकता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरुआत होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की जो है तुलना कीजिए। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया रहता है, इस पॉइंट के बारे में आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य, यानी प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य कैसा था, पहले आपको ये बताना है। फिर मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य कैसा था, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम कैसा होता था, यानी प्राचीन काल में पाठ्यक्रम में सिलेबस कैसा होता था और मध्यकाल में सिलेबस कैसा होता था। शिक्षा का केंद्र कौन कौन से थे, इसको मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। इसके बारे में एक क्वेश्चन अभी हम लोग चर्चा किए हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारक की सूची बनाइए और उनके रोकने के उपाय भी बताइए। तो इसके बारे में भी आधा चर्चा किए हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा एक क्वेश्चन दिया है कि कोहलर द्वारा अधिगम सिद्धांत के जो प्रयोग था उसको वर्णन कीजिए और अधिगम उसके महत्व को समझाइए। 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से 3 आपको करना होगा और एक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेगा, यानी आपको 30 अंक आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप कितना शब्दों में लिखेंगे, तकरीबन 250 शब्दों में आपको इसको लिखना होता है और तकरीबन जो है 2.5 पेज में आप पूरा आंसर लिखेंगे, 2.5 से 3 पेज में, तब जाके पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। जो मैंने तरीका बताया है, कहीं कहीं बीच में डायग्राम बना सकते हैं, कहीं कहीं फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह भी आप बना सकते हैं अच्छे से, और कुछ किसी भी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा भी लिख सकते हैं। पूरा 10 में 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से पेपर में आपके हूबहू आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।